जय हिंद दोस्तों यहाँ पे मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं आप तक वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा पाऊँ जैसे कि आपके एग्जाम में इस समय पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आप दोस्तों लिखते रहिएगा, क्योंकि बाद में इतने क्वेश्चन आपके सामने मैं करा चुका हूँगा और यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाएंगे। बस मेरा मकसद एक ही है कि आप तक मैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यकीन मान चलना मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर में आपके पूछे जा रहे हैं। ना तो ज्यादा मैं इतना हार्ड करा रहा हूँ, ना ज्यादा इतना नॉर्मल करा रहा हूँ। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं सेम सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप जब भी पेपर में बैठेंगे सेम सेम ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। और एक बात और मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा, इसके साथ साथ जो कंप्लीट मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ एक बार ये जरूर ले लीजिएगा। और इतने महंगे नोट्स नहीं कि आप इसे अफोर्ड ना कर पाए। ये कंप्लीट नोट्स केवल आपको 99 में है, और जिसमें आपके जितने सारे टॉपिक है यानी पूरा सिलेबस मैंने वहां पे कंप्लीट कर चुका हूं। यानी कि आपके पेपर चाहे हार्ड बने चाहे नॉर्मल बने, वहां से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन मैं टीसीएस पैटर्न के ही प्रोवाइड करा रखा हूं जैसे आपके एग्जाम में वहां पे पूछे जा रहे हैं। तो एक बार एक कंप्लीट नोट्स भी जरूर ले लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। दोस्तों जो ये क्लास हो रही है आपकी, ये सेकंड क्लास है। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी वो भी क्लास देख लेना, क्योंकि जो आपका जंतु वर्ग का वर्गीकरण होता है इसका आपको जब भी पेपर लगता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। और यहाँ से हमेशा एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन तो कंफर्म ही हैं आपके यहाँ पे आने के। दोस्तों आज की क्लास हम क्या करेंगे, 60 क्वेश्चन इसमें और करेंगे। इसका जो एक क्लास और मैं आपको कराऊंगा उसमें टोटल मैं आपको 80 क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करा दूंगा। यानी लगभग ये मान चलना इस टॉपिक के मैं आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा। यानी कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक है ये है आपका, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है और जो लड़के होते हैं यही के क्वेश्चन वहां पे ढेल के आते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना, यकीन मान चलना यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन 100% कन्फर्म ही है। और कभी कभी इस टॉपिक के कई सारे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप ये टॉपिक के सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लेना। और ये 100% कन्फर्म है कि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और मैंने वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। वो भी सारे क्वेश्चन जो इसमें पूछे जा चुके वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों थोड़ा मैं इस समय अभी बिजी चल रहा हूँ, यानी ये मान चलना मैं 7 मार्च से फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद मैं लगातार आपकी क्लासें इसमें अपलोड करूंगा। और इनकी जो पीडीएफ भी होगी वो ऐप पे भी और टेलीग्राम में सभी जो क्लासें हो रही उनकी पीडीएफ में आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा। बस 7 मार्च तक थोड़ा आप मैनेज कर लेना। 7 मार्च के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा और सभी की क्लास में प्रॉपर कराऊंगा। और ये मान चलना मार्च महीने में ही मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका करा दूंगा और अप्रैल महीने में केवल प्रैक्टिस करेंगे वहां पे। तो आप बिल्कुल अभी से जुड़े रहिएगा और ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है 51 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला जो मच्छर होता है यह कौन सा है। और जिसके 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे। जब क्वेश्चन आपको ये लखनऊ एआरओ में पूछा गया था तो वहां पे जो इसका राइट आंसर किया गया था वह राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सैंड फ्लाई। यानी सैंड फ्लाई इसका राइट आंसर किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन पेपर में करा रहा हूँ कि जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो आप ये सारे क्वेश्चन अभी से नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 52 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया है, कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण कौन सा होता है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और इस टॉपिक के अगर आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से देखने को आपको मिल जाएंगे। बस आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है जंतु वर्ग का वर्गीकरण। तो इसके सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, विशिष्ट लक्षण क्या होता है, वह हो जाएगा 3 जोड़ी पाद। यानी इसका विशिष्ट लक्षण क्या हो जाएगा, 3 जोड़ी पाद हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि मलेरिया रोग को कौन सा वाहक है। मलेरिया रोग का कौन सा आपका वाहक होता है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है, वह होता है मादा एनाफिलीज। कौन होता है, मादा एनाफिलीज होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, जो डेली क्लास में यहाँ पे करा रहा हूँ 7 मार्च के बाद सभी क्लास की जो पीडीएफ होती है आपको टेलीग्राम में मिलती रहेगी। आप सिंपल सा आर्मी एग्जाम क्रैक जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने
ये पेज ओपन हो जाएगा और इस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे जो डेली क्लास होंगी वो आपको मिलती ही रहेंगी। और दोस्तों ये एप्लीकेशन बिल्कुल आपको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो प्रोवाइड कराऊंगा एग्जाम के पहले। ये मान चलना 50 जो प्रैक्टिस सेट आपको मैं वैसे ही पेपर प्रोवाइड कराऊंगा जैसा कि आपका पेपर में पूछा जाता है। और जो डेली क्लास भी होती है उसका पीडीएफ भी इस एप्लीकेशन में आपको 7 मार्च के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन को बिल्कुल इंस्टॉल कर लीजिएगा। और एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए तो दोस्तों ये नोट्स बिल्कुल ले लेना। यहाँ पे जो ये सारे आपका चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जीएस हो, मैथ हो, इनके कंप्लीट में नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। यानी ये मान चला एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस अगर आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, इन क्वेश्चन में वो सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं जो टीसीएस पूछती है। टीसीएस से आप ये समझ सकते हैं जो आपका एसएससी का एग्जाम होता है। यानी जो हमारा एसएससी का एग्जाम हो गया, चाहे आपका ये रेलवे का एग्जाम हो गया, वैसे ही क्वेश्चन अब आर्मी के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि जो आर्मी का एग्जाम भी आपका टीसीएस ही कराती है। तो जो मैं कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, इनमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आपका एसएससी में जो साइंस आती है, जो रेलवे में साइंस आती है और जो आर्मी में साइंस आती है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक बार ये नोट्स जरूर ले लीजिएगा। अगर आप नोट्स लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, इसमें मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको नोट्स कैसे लेने हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 54 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि कटल फिश के नाम से जाना जाता है, और ये दानापुर एआरओ में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो कटल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? वह जाना जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा सीपिया। क्या हो जाएगा? सीपिया हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 55 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ऑक्टोपस है एक, यानी जो ऑक्टोपस होता है यह है एक, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ऑक्टोपस क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा मृदुकवची। क्या होता है ऑक्टोपस? वह होता है मृदुकवची होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसमें 56 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है कि डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। तो डेविल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस आपका जाना जाता है। यानी इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 57 नंबर है। इसमें पूछा गया कि ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो जो ऑक्टोपस होता है इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है? ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या होती 8 होती। कितनी होती? 8 होती। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हमारा 58 नंबर में पूछा गया है कि एनिलीडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा नियोप्लीना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियोप्लीना हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जब भी आपका पेपर लगेगा ना, सेम सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, और इसके 4 ऑप्शन भी आपको ऐसे ही नजर आ जाएंगे। क्योंकि जंतु वर्ग का जो वर्गीकरण, इसके जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है 59 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि जो तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है? तो तारा मछली जो होती है निम्न में से किस संघ का प्राणी हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। वह क्या हो जाएगा? इकाइनोमेंटा। क्या हो जाएगा? इकाइनोमेंटा जो हमारा दिया जा रहा है, इकाइनोमेंटा। यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों सेम से आप क्वेश्चन नोट करना, और उसके आगे आपको जो भी इसका आंसर नोट करते चलना, और इन्हीं का आप रिवीजन करते चलना। आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 60 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि अरस्तु का लालटेन है, यानी अरस्तु का लालटेन है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह नोट कर लेना, समुद्री अरिंचन की आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि तारा मछली के नाम से जाना जाता है, यानी तारा मछली के नाम से जाना जाता है। तो तारा मछली के नाम से कौन जाना जाता है? वह जाना जाता है एस्टेरियस। कौन जाना जाता है? एस्टेरियस। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और दोस्तों मैं इसमें वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रखा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और वो भी क्वेश्चन मैं इसके इंक्लूड कर रखा हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मैं अप्रैल तक जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना। वैसे जो आपका सिलेबस कंप्लीट है मैं मार्च महीने में ही आपका कंप्लीट करा दूंगा, और जो आपका ये प्रैक्टिस रहेगा अप्रैल महीने हम केवल प्रैक्टिस वहां पे कर रहे होंगे। तो आप ये सारे क्वेश्चन अभी से नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन जो हमारा 62 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है क्या है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा गिल्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 63 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि मछलियों के दिल की विशेषता क्या होती है, यानी मछलियों के दिल की विशेषता क्या होती है, और जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो मछलियों के दिल की विशेषता क्या हो जाएगी, इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। क्या हो जाएगा, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। मछलियों की दिल की विशेषता क्या होती है, इसमें केवल क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या, सेम टू सेम क्वेश्चन नोट करना, उसके आगे जो आंसर आंसर को आप नोट को करते चलिएगा। और आपके एग्जाम में यहीं से सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे 64 नंबर आता है। और इसमें क्या पूछा गया, पूछा है निम्न में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और पहला हमारा स्टार फिश, दूसरा है जेली फिश, तीसरा है कटल फिश, और चौथा है क्या समुद्री घोड़ा। तो इनमें से कौन सा जो वास्तव में मछली है ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा वास्तव में मछली हो जाएगा, स्टार फिश है, जेली फिश है, कटल फिश है। जो समुद्री घोड़ा दिया जा रहा है, जो हमारा समुद्री घोड़ा इसमें दिया जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, वास्तव में आपकी मछली हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट मैं ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप इस सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा मछली नहीं है, निम्न में से कौन सा आपका मछली नहीं है। इनमें इनमें जो हमारा ये साफ फिश दिया जा रहा है ये मछली है आपका, पाइप फिश भी हमारी मछली होती है, गिटार फिश भी मछली होती। लेकिन जो स्टार फिश दिया जा रहा है ये आपकी मछली नहीं होती। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर नोट करना, काफी कंफ्यूजन करते हैं जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा। दोस्तों जो जंतु वर्ग का वर्गीकरण वाला चैप्टर होता है ना, इसका जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा यही दिक्कत करते हैं वहां पे, और बच्चे इसी चैप्टर क्वेश्चन वहां पे छोड़ के आते हैं। और क्योंकि जो आपका इसका पेपर होता है नॉर्मल सा होता है, इतना हार्ड पेपर आपका बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन जो जंतु वर्ग का वर्गीकरण के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, यही क्वेश्चन इसके सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसी वजह से मैं इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेके आई हूँ। टोटल में 200 क्वेश्चन लाया हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका अगर इससे आता है तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। और दोस्तों पेपर ये मान चलना बिल्कुल नॉर्मल आएगा, इतना हार्ड नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे ही कट ऑफ इसकी यानी 50 क्वेश्चन आते हैं, ऐसी कट ऑफ नहीं पहुंच जाती कि 42 कट ऑफ जा रही, 41 कट ऑफ जा रही, ऐसी कट ऑफ नहीं पहुंच जाती। बिल्कुल नॉर्मल सा पेपर आता है, बस आपको वो सारे क्वेश्चन लिखते चल रहे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है। यानी जो समुद्री घोड़ा होता है यह किस वर्ग का उदाहरण होता है। तो समुद्री जो घोड़ा होता है यह किस वर्ग का उदाहरण होता है, यह मत्स्य वर्ग का उदाहरण होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन वास्तविक मछली है। यानी ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें हमें ये बताना है कि इनमें से वास्तविक मछली कौन सी है। जो क्रे फिश है ये बिल्कुल नहीं, कटल फिश भी नहीं है, सिल्वर फिश भी नहीं है। लेकिन जो फ्लाइंग फिश दिया जा रहा है, जो फ्लाइंग फिश दिया जा रहा है ये क्या हो जाएगा, वास्तविक मछली हो जाएगी। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन एक मीन है। निम्न में से कौन एक मीन है, मीन मतलब समझ सकते हैं मछली होता है। निम्न में से कौन सा आपका एक मछली है, इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा। निम्न में से एक मछली कौन है जो फ्लाइंग फिश है। फ्लाइंग फिश क्या होती है, एक मछली आपकी होती है। और क्रे फिश हो गया, कटल फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, ये आपकी मछलियां नहीं होती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमसे पूछा जा रहा अगला क्वेश्चन आता है 69 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि सागर में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है।
तो सागर में किस जीव की संख्या सर्वाधिक होती है? वह होती है मछलियों की संख्या। किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? मछलियों की संख्या जो होती है सर्वाधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे विषैली मछली कौन सी है? ये लखनऊ एआरओ में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो सबसे जो विषैली मछली, इन चार ऑप्शन हमें बताना है कि कौन सी हो जाएगी। तो सबसे जो विषैली मछली कौन सी होती है? वह होती है पाषाण मछली। कौन सी होती है? पाषाण मछली जो होती है सबसे आपकी विषैली मछली होती है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? यानी मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? इन चार ऑप्शन हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा गैम्बूसिया। क्या हो जाएगा? गैम्बूसिया, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारी हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि, और ये दानापुर यार में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और जिसके चार ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? वे श्वास नहीं ले पाती। वो क्या करती? सांस नहीं ले पाती बाहर आने पर, जिस कारण से उनकी मौत हो जाती, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं क्वेश्चन इस वजह से ज्यादा कराता हूँ, बस मेरा एक ही मकसद है कि आप तक मैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चला, यकीन मान चलो मैं इसी महीने मार्च महीने में ही जो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं करा दूंगा। अप्रैल महीने हम केवल प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहां पे, आप बस मार्च तक मैं जो क्वेश्चन कराता रहा हूँ सारे नोट करते चलना। पूरा सिलेबस आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा इसी महीने। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके तैयार होने चाहिए। जैसे कि मैं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजी वाला, इसके जो 2000 क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके नोट होने चाहिए जो मैं यहाँ पे कराऊंगा। और ऐसे जो आपके केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में यहाँ पे आपको जो 1500 क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ ये आपके नोट होने चाहिए। और फिजिक्स जो आपका आता है इसके मैं 1000 क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ, ये आपके नोट में इसी मार्च महीने में करा दूंगा। और जीके के जो है इसके मैं 3000 क्वेश्चन आपको इसी महीने करा दूंगा। और इसके बाद जो मैथ होगा, मैथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि मैथ बिल्कुल नॉर्मल से आती है और केवल इसके 5 ही क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इतने हार्ड क्वेश्चन आपके बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। बस मैं जितने क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिए। आप जब भी पेपर देने जाएंगे ना 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके तैयार होने चाहिए। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 73 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शार्क मछली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शार्क मछली में कोई भी हड्डी आपकी नहीं पाई जाती। तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि एम्फीबिया बनाता है, यानी एम्फीबिया बनाता है, और ये चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो एम्फीबिया क्या बनाता है? इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, यानी एम्फीबिया बनाता है, क्या बनाता है? जल एवं थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बनाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों एक बात मैं और सबसे बार बार इस वजह से कहता हूं कि जो मैं कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, एक बार कंप्लीट नोट्स जरूर लेना। वहां पे जो आपका पूरा सिलेबस है वो उसमें सारे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन लगा रखे हैं जो आपके टीचर्स पूछती है, चाहे आपके एसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो, चाहे आपके रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और मैंने सारे क्वेश्चन वो इसमें इंक्लूड किए हैं जो आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस है, उस यानी अगर आप तैयार कर लेते हैं कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ पे तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन बिल्कुल करा ही रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और मैं वो भी क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और 75 नंबर में क्या पूछा गया कि केवल नर मेढक टरटराते हैं क्योंकि, केवल नर मेढक टरटराते हैं क्योंकि। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा जो हमारा दिया जा रहा है, मादा मेढक में वाग कोष नहीं होते हैं। तो केवल नर मेढक टरटराते हैं, किस लिए? मादा मेढक में वाग कोष जो होता है वाग कोष नहीं होता, इस वजह से वो क्या होते हैं? टरटराते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया 76 नंबर में कि
मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? और ये जबलपुर एआर में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो जो मेढक का लार्वा होता है, तो मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? वह कहलाता है टेडपोल। क्या कहलाता है? टेडपोल कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? वह आपका टेडपोल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 70 नंबर। इसमें क्या पूछा गया कि मेढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? तो जो मेढक होता है, तो मेढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। वह क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नोट करना, 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। यानी मेढक के दिल में कक्षकों की संख्या कितनी होती? 3 होती। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्योंकि, और ये आपका नागपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस वजह से उसकी जो आवाज होती है वह ऊंची होती? यह होती है वाग कोष्ठ के कारण। किसके कारण होता है? यह होता है वाग कोष्ठ के कारण। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया शीत रक्तीय प्राणी कौन है? इनमें से हमें ये बताना है शीत रक्तीय प्राणी कौन है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाता है, यहाँ तो मैंने सारे वो आपके करा रखे हैं जो शीत रक्तीय प्राणी है। यानी जो मछली भी होता है ये भी आपका शीत रक्तीय प्राणी होता है, मेढक भी होता है, छिपकली भी होता है। और आपसे ऐसा क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा कि शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है, और इनमें 4 ऑप्शन एक आपका दिया जाएगा जो शीत रक्तीय प्राणी होगा, और इसमें 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना ये सभी। यानी शीत रक्तीय प्राणी कौन सा होगा? मछली भी होता है, मेढक भी होता है, छिपकली भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगले क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ये त्वचा द्वारा श्वास लेते हैं इस वजह से। ये किससे सांस लेते हैं? ये आपके त्वचा द्वारा सांस लेते हैं इस वजह से। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, और इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को क्या कहते हैं? और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसी में हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? हाइबरनेशन। क्या कहलाता है? वह कहलाता है हाइबरनेशन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि जंतु वर्गीकरण अगर आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप बस ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया कि उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह नोट कर लेना, एस्टिवेशन। क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। यानी एस्टिवेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 83 नंबर आता है। इसमें पूछा गया नृशंस प्राणी कौन सा है? दोस्तों बस मेरा एक ही मकसद है कि आप तक मैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करा सकूं। अगर आप तैयार कर लेते हैं सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिएगा। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो नृशंस प्राणी कौन सा इनमें से हो जाएगा? तो वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा कछुआ। कौन सा हो जाएगा? कछुआ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं होती है? इन 4 ऑप्शन में बताना है कि इनमें से किसमें टीयर ग्रंथि, जो टीयर ग्रंथि होती है किनमें से आपकी नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? मनुष्य में बिल्कुल होता है, कुत्ता में भी होता है, बैल में भी होता है, लेकिन जो घड़ियाल होता है, घड़ियाल में क्या होता है? जो टीयर ग्रंथि होती है ये आपकी नहीं पाई जाती। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? और ये जबलपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह नोट करना, स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथि। यानी कि सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं?
तो स्तनधारियों की वसा और तेल ग्रंथियां किसके सदृश होती है? ये स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों के सदृश होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और 86 नंबर में क्या पूछा गया कि सबसे विषैला सर्प कौन सा है। और दोस्तों एक बात और, अब एप्लीकेशन और टेलीग्राम में बिल्कुल जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पे जो मैं 7 मार्च के बाद जो डेली क्लास कराऊंगा उसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिलती रहेंगी। और दोस्तों एग्जाम के पहले मैं आपको 50 ऐसे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जैसे कि आपका पेपर पूछा जाता है, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही रहेंगे, ताकि आपको ये आइडिया लगता रहे कि आपका कितना क्वेश्चन वहां पे सही हो रहा है। तो एप्लीकेशन में और टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलिएगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? करेक्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। यानी सबसे विषैला सर्प कौन सा होता है? वह करेक्ट होता है इन 4 ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? कौन सा विषैला सर्प आपका नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो करें तो अभी हमने पढ़ ही लिया कि सबसे विषैला होता है, ये आपका विषैला होता है। और पायथन जो होता है, पायथन बिल्कुल विषैला नहीं होता आपका। और समुद्री सर्प भी विषैला होता है, वाइपर भी आपका विषैला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विषैला सर्प नहीं है जो पायथन होता है, ये आपका विषैला सर्प नहीं है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 88 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या होगा? किंग कोबरा। कौन होता है? किंग कोबरा होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, मैं एग्जाम तक आपको उतने क्वेश्चन करा दूंगा अगर आप सारे तैयार करके जाएंगे, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। बस दोस्तों मैं यकीन मान चल रहा, मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे नोट कर लेना। और जो मैं कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये एक बार नोट्स ले लेना। बस आप यही तैयार करके जाना, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपके पास इतना टाइम भी नहीं बचा है कि आपके पास जो टाइम बच रहा है इसी मार्च महीने का टाइम है, और इसके बाद अप्रैल महीने तो आपका एग्जाम ही लग जाएगा। तो अभी से बिल्कुल तैयारी में लग जाइएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 89 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था। यानी पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था आपका। और ये दानापुर यारों में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या होगा? भेड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भेड़ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 90 नंबर, इसमें क्या पूछा गया कि कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, और इससे किस प्रकार से मदद मिलती है। और ये जबलपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। और जिसके राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जो डायनासोर थे, ये डायनासोर कैसे थे। और ये नागपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ दिए जा रहे हैं। तो डायनासोर थे, डायनासोर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह हो जाएगा मेसोजोइक सरीसृप। कैसे सरीसृप थे? ये थे मेसोजोइक सरीसृप आपके थे। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि विषैली छिपकली कौन सी। इन 4 ऑप्शन हमें बताना है कि इनमें से सबसे जो विषैली छिपकली कौन सी हो जाएगी। तो सबसे विषैली जो छिपकली होती है वह कौन हो जाएगी? वह होती है हीलोडर्मा। क्या होती है? वह होती है हीलोडर्मा होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा गया है, इसमें पूछा जा रहा है उड़न छिपकली। इसका सही कर लेना, क्या हो जाएगा? उड़न। इसका लिख लेना, क्या हो जाएगा? यहाँ पे उन लिख गया, ये इसका राइट आंसर नोट कर लेना, उड़न। उड़न छिपकली इनमें से कौन सी। ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनमें हमें ये बताना है कि उड़न छिपकली इनमें से कौन सी हो जाएगी। तो उड़न छिपकली इसमें क्या होता है? जो हमारा ड्रेको होता है, क्या होता है? ड्रेको होता है। इसे क्या बोलते हैं? उड़न छिपकली बोला जाता है। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 94 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा वर्ड किल्विक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड किल्विक। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
दोस्तों जब भी आपका पेपर लगता है ना आर्मी का, तो वहाँ पे जो आपकी लैंग्वेज होती है, बोथ लैंग्वेज होती है, यानी वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज भी दी रहेगी और इंग्लिश लैंग्वेज भी दी रहेगी। तो दोस्तों आपको जो भी लैंग्वेज आती है, अपने लैंग्वेज में पूरा कंप्लीट पेपर आप वहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपको वहाँ पे नहीं होने वाली है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है 95 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो समुद्री जो सर्प होता है, समुद्री सर्प को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रोफिश। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिश बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, ये ध्वनि ग्रहण करते हैं, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। दोस्तों ये जंतु वर्ग का वर्गीकरण को जो हमारा चैप्टर, तो थोड़ा आपको बोरिंग बिल्कुल लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों मैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा दिया जा रहा है क्या हो जाएगा, जो त्वचा से, इसका राइट आंसर क्या होगा, त्वचा से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब 57 में पूछा गया कि पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं क्या है, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं, और इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं, वो होती हैं आपकी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वातिल, क्या हो जाएगा, वातिल। यानी पक्षियों की हड्डियां कैसी होती, वातिल होती। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, आप इस सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 98 नंबर में कि निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान और विशेषज्ञ व्यक्ति थे, यानी निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति थे, और जिनमें 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, हमें उनका नाम बताना है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो वह नोट कर लेना, डॉक्टर सलीम अली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सलीम अली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है। तो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा हो जाएगा, वह नोट कर लेना, शुतुरमुर्ग। कौन सा हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यानी कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा, इन 4 ऑप्शन हमें ये बताना है कि इनमें से आपका सबसे जो छोटा पक्षी है, वो सबसे छोटा पक्षी आपको कौन सा लगता है, जो गुंजन पक्षी होता है। गुंजन पक्षी कैसा होता है, ये सबसे छोटा आपका पक्षी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि शब्दनी किसके वाक्य यंत्र, यानी शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र है, और ये लखनऊ एआरओ में क्वेश्चन आपका आया हुआ था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा पक्षी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 102 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है, यानी क्या लिखा, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला यानी उड्डयनहीन पक्षी कौन सा, जो उड़ नहीं सकता, वो हमसे पूछा गया, जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, कीवी। वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीवी हो जाएगा इनमें, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि आर्कियोप्टेरिक्स है, इसमें पूछा गया कि आर्कियोपेटेरिक्स क्या है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, यानी जो हमारा आर्कियोपेटेरिक्स दिया जा रहा है, ये क्या, ये जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है, वह कौन सा है, और ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर, इसका भी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जो हमारा इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इसमें हमसे क्या दिया जा रहा है, वो हो जाएगा शुतुरमुर्ग। यानी जो शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग कैसा होता है, ये सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ आपका पक्षी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत होता है, वह विलुप्त पक्षी कौन है, जिसके चोंच में दांत होते हैं, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं।
तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आर्कियोपेटेरिक्स। क्या हो जाएगा, आर्कियोपेटेरिक्स, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि आर्कियोपेटेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी थी, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, सरीसृप और पक्षियों के। किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरीसृप और पक्षियों के, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगी, तो सबको इसका आंसर पता हुआ होगा, यानी मोर जो हमारा दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर मुझे बताया करिए कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, यानी मैं उसी टॉपिक के पहले क्वेश्चन में आपको कराता रहूंगा। तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि मैं किस टॉपिक के आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊं, जो टॉपिक आपका काफी वीक हो। तो टॉपिक का नाम जरूर हमें बता देना यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वह आता है 109 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि पायोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, यानी जो पायोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है आपका। और ये आपका नागपुर एआरओ में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो पायोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, वह राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, मोर का। किसका हो जाएगा, मोर का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके काफी क्वेश्चन बच रहे हैं। मैं एक क्लास और लेके आऊंगा, वहां पे जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सारे कंप्लीट करा दूंगा। और इसके बाद जो मैं क्लास लेके आऊंगा उसमें आपको कम से कम 90 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। यानी जंतु वर्ग का वर्गीकरण के मैंने वो सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनके ज्यादा एग्जाम में आने के चांस है। अब यकीन मान चलना, अगर आप ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो सारे तैयार कर लेते हैं, यकीन मान चलना आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, और एक बात और, अगर आपको यह वीडियो जरा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ताकि मैं और ऐसे क्वेश्चन लेके आऊं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और जो 110 में क्या पूछा गया कि निम्न में से किस पक्षी के दांत थे, निम्न में से किस पक्षी के दांत थे, दानापुर यारों में पूछा भी गया था। तो इनमें से कौन से पक्षी के दांत थे, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा आर्कियोप्टेरिक्स। यानी जो आर्कियोप्टेरिक्स दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना, आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।